अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश में होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो नावल शुरू करते हैं। नावल का नाम है जाने जहां और इस नावल के राइटर का नाम है एन। और नावल शुरू करने से पहले एक छोटी सी एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। मैंने यूट्यूब का व्हाट्सएप का एक चैनल बनाया है और मैं हर वीडियो के नीचे उस चैनल का लिंक दे दूंगी और जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसका एक लिंक जो है वो मैं व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड करूंगी, ताकि कुछ लोग हैं जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। वो कहते हैं हमें नावल नहीं मिल रहा है, हमारे पास वीडियो नहीं आई है, हमें नहीं मिल रही है। तो फिर वो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, उसको सॉरी व्हाट्सएप चैनल पे जाए, वहां पे जाके उस वीडियो के लिंक पे क्लिक करेंगे तो वीडियो आसानी से ओपन हो जाएगी। ठीक है। और आप लोगों ने उस चैनल को लाजमी फॉलो कर लेना है। चलें जी, आगे नावल का आगाज करते हैं। 4 दिन बाद सारिम और हिबा हनीमून के लिए पेरिस जा रहे थे। सारिम पहले ही टिकट बुक करवा चुका था, हिबा ने ही पेरिस का कहा था। और हिबा अभी से पैकिंग कर चुकी थी। हिबा मेरी जान क्या कर रही हो, आओ सो जाए। सारिम ने कमरे में आते हिबा को देखते कहा, जो बैग में कुछ देख रही थी। सारिम ने देख रही थी कुछ रह तो नहीं गया। हिबा ने बैग बंद करते सारिम से कहा। तो सारिम मुस्कुराता हिबा के पास आते उसे अपने हिसार में लिया। कोई बात नहीं मेरी जान, अगर कुछ रह भी गया तो वहां से ले लेंगे। सारिम ने कहा तो हिबा मुस्कुरा दी। सारिम वहां बहुत एंजॉय करेंगे। हिबा ने मुस्कुरा के कहा, हाँ करेंगे, दिन को घूमेंगे और रात को मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार करूंगा। सारिम ने दो मायने कहा। तो हिबा के चेहरे पे शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई। सारिम ने मुस्कुराते हिबा के माथे पे होंठ रखे तो हिबा पलकें झुका गई। अच्छा चलो यार रातें, अच्छा चलो 4 रातें तुम्हें कुछ नहीं कहता, अपनी नींद पूरी कर लो, आओ सो जाए। सारिम ने हिबा को मुस्कुराते कहा। तो हिबा सारिम को घुरती शर्माती सारिम के सीने पे सर रखी रखी गई। तो सारिम मुस्कुराता उसके गिर्द हिसार बनाते उसके सर पे होंठ रखे। वजदान कैफ के जाने के बाद मासूमा रबड़ के पास जा बैठा। कुछ ही देर गुजरी थी कि वजदान को समीर की कॉल आने लगी। तो वजदान ने कॉल उठाई और समीर ने जो बात बताई, वजदान कुछ पल सन्नाटे में आ गया। वजदान कैफ का एक्सीडेंट हो गया है, समीर ने वजदान के कॉल उठाते ही कहा। क्या, मैं अभी आता हूँ। वजदान कहता जल्दी से खड़ा हुआ। सुमेर ने उसे अस्पताल का भी बता दिया कि वो अपने ही अस्पताल में है। वजदान भाई क्या हुआ? अंबर ने वजदान का परेशान चेहरा देखते पूछा। वो कैफ का एक्सीडेंट हो गया है, मैं जा रहा हूँ, वजदान ने बताया। क्या? अंबर के मुंह से निकला। मासूमा भी परेशानी से वजदान को परेशान देखने लगी। क्या है भाई, ठीक तो है? मासूमा ने पूछा। पता नहीं, वहां जाकर पता चलेगा, मैं जाता हूँ, वजदान कहता कमरे से निकला। तो मासूमा और अंबर भी खामोशी से उसे जाता देखने लगी। वजदान अस्पताल पहुंचा तो सुमैर, बिलाल साहब और आसफा बेगम उसे खड़े दिखाई दिए। तो वजदान जल्दी से उनके पास आया। कैफ कैसा है? वजदान ने उनके पास आते ही साथ पूछा। काफी बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, डॉक्टर तसल्ली देकर गए, समीर ने बताया। तो वजदान सर हिला गया। बिलाल साहब और आसफा बेगम परेशान से वहां बैठे अपने बेटे के लिए दुआएं कर रहे थे। आसफा बेगम तो रो रही थी, जिन्हें सुमैर तसल्ली दे रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए तो वजदान और सुमैर जल्दी से उनके पास आ गई। कैसा है कैफ? सुमैर ने पूछा। अल्लाह का बड़ा करम है डॉक्टर। कैफ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने कहा। तो सब ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। जितना बड़ा हादसा हुआ उसके बाद तो इंसान नाउमीद ही हो जाता है, डॉक्टर ने कहा। तो सुमैर सर हिला गया तो डॉक्टर भी वहां से चला गया और कुछ देर बाद कैफ को कमरे में शिफ्ट कर दिया गया और सब कैफ से मिलने गए। आसफा बेगम और बिलाल साहब अपने बेटे को सही सलामत देखकर पुरसकून हुए थे। सुमैर ने बड़ी मुश्किल से उन्हें घर भेजा था। काफ़ी देर बाद वो दोनों घर चले गए थे और अब सुमैर और वजदान कैफ के पास बैठे थे। वजदान कैफ को घूर रहा था, जो कैफ कब से महसूस कर रहा था। आखिरकार कैफ तंग आकर बोल पड़ा। ऐसे क्यों घूर रहे हो? कैफ ने वजदान को देखते कहा। कैफ के माथे, गाल पे और दाएं बाजू और टांग पे काफ़ी चोट लगी थी, लेकिन शुक्र था कोई हड्डी टूटने से बच गई थी। ध्यान कहाँ था तेरा, जो तुझे सामने से ट्रक भी आता दिखाई ना दिया? वजदान ने कहा। यार बस पता नहीं चला। कैफ ने कहा। अब वो क्या कहता कि वो अंबर को लेकर परेशान हो रहा था और उसे पता ही नहीं चला? क्यों नहीं पता चला, यही तो पूछ रहा हूँ, वजदान ने कहा। तो कैफ खामोश होकर उसे देखने लगा। समीर खामोशी से सुन रहा था। यार समझ नहीं आया था, यहाँ मैं तकलीफ में और तू मुझसे पुलिस वालों की तरह तफ्तीश कर रहा है, कैफ ने वजदान से कहा, जो बात खत्म नहीं कर रहा था। अच्छा भाई नहीं पूछता, वजदान ने कहा। तो कैफ ने सुकून का सांस लिया। वजदान और सुमैर वहीं कैफ के पास बैठ गए। वजदान को गए हुए काफ़ी देर हो गई थी और रात भी काफ़ी हो चुकी थी। अंबर कैफ को लेकर परेशान थी या नहीं, जो उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। बस उसका ध्यान बार बार कैफ की तरफ जा रहा था। मासूमा जो पास ही बैठी एलसीडी लगाती कार्टून देखने लगी तो अंबर मासूमा की तरफ मतवज्जो हुई। मासूमा हम कोई मूवी देखते हैं, ये कार्टून क्यों लगा लिए हैं? अंबर ने मासूमा से कहा। नहीं मैं नहीं देखती मूवी, मासूमा ने मुंह बनाते कहा। क्यों नहीं देखती तुम?
अंबर ने पूछा। और वजदान जो भी घर आया ही था और अंबर की बात सुनते दरवाजे पे ही रुक गया। वो मासूमा का जवाब सुनना चाहता था। वो मूवीज मुझे अच्छी नहीं लगती, खून वगैरह होता है इसलिए। मासूमा ने कहा, अच्छा। अंबर ने बस इतना ही कहा। मासूमा जब 2-3 साल पहले दूसरों की तरह मूवीज का शौक हुआ, मासूमा ने मूवी लगाई और इसमें खून और लड़ाई कत्ल होना देख कर घबराई थी और चीखने चिल्लाने लगी। इसके बाद फरजाना खातून ने बहुत मुश्किल से संभाला और मासूमा के मामू को कॉल करके बताया। तब मासूमा को बहुत मुश्किल से संभाला उन्होंने और फिर सारिम ने कमरे में लगी एलसीडी से तमाम मूवीज और न्यूज़ चैनल स्किप कर दिए ताकि मासूमा फिर से देखकर डर ना जाए। और उसके बाद मासूमा ने खुद भी कभी मूवी वगैरह नहीं देखी थी, बस कार्टून ही देखती थी। क्या कर रही है दोनों?" वजदान ने दोनों को देखते कहा तो अंबर जल्दी से बोल पड़ी। भाई कैसे हैं?" अंबर ने पूछा। "हाँ अब ठीक है, बस चोटें लगी हैं," वजदान ने कहा। "वजदान, अब हमें कैफ भाई के घर जाकर भी खैरियत पूछनी चाहिए ना?" मासूमा ने कहा तो वजदान मुस्कुरा दिया। "हाँ ठीक है कैफ कल घर चला जाएगा तो हम जाएंगे," वजदान ने कहा। "जी ठीक है," मासूमा ने कहा। काफ़ी देर तीनों बैठे बातें करते रहे। राकिब और सारिम को जैसे कैफ के एक्सीडेंट का पता चला, कैफ को कॉल की। वजदान ने ही उन्हें कैफ के एक्सीडेंट के बारे में बताया था और अब राकिब और सारिम कैफ को कॉल की थी और उसकी खैरियत दरियाफ्त कर रहे थे। दोनों ने कॉल स्पीकर पे रखी थी। "यार कैफ, हमें तो अभी वजदान ने बताया। अब कैसे हो?" सारिम ने पूछा। "हाँ अब मैं ठीक हूँ," कैफ ने कहा। "यार हम आएंगे," राकिब ने कहा। "नहीं यार, आने की ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ, इतनी भी चोट नहीं आई," कैफ ने उन्हें आने से मना किया। "ओके यार," राकिब भी खामोश हो गया। "चलो तुम रेस्ट करो, फिर बात करेंगे," सारिम ने कहा तो कैफ भी अल्लाह हाफिज कहता कॉल बंद कर गया और राकिब और सारिम बातें करने लगे। काफ़ी देर से राकिब अनीता की यूनि के बाहर गाड़ी से टेक लगाए खड़ा उसके आने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद अनीता आती दिखाई दी तो राकिब सीधा खड़ा होता अनीता को देखता मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगा। अनीता भी राकिब को देख चुकी थी। "यार कहाँ है तुम्हारा शोर?" अनीता की क्लास फेलो जो अनीता के साथ स्पेशली राकिब को देखने ही आई थी कहने लगी। अनीता की फ्रेंड तो पहले ही देख चुकी थी राकिब को। जब उनकी क्लास में अनीता की शादी के बारे में पता चला तो उनकी क्लास की एक लड़की जो अनीता के साथ काफ़ी सलाम दुआ थी तो अनीता के शोर को देखने का इसरार करने लगी और उसके साथ आई थी ताकि राकिब को देख सके। वो सामने सड़क के पार ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट में है जो अनीता सामने राकिब की तरफ इशारा करते बताया। "वाह यार, तुम्हारा शोर तो बहुत हैंडसम है," उस लड़की ने राकिब को देखते तारीफ की तो अनीता को एकदम उसका यूं कहना बुरा लगा। वो लड़की थोड़ी बोल्ड थी और इसीलिए उसे बेधड़क कह रही थी। "जानती हूँ मैं," अनीता ने चबा कर कहा। "सच में यार, बाल भी बहुत सूट कर रहे हैं तुम्हारे शौहर की पर्सनैलिटी पे," उसकी लड़की ने कहा तो अनीता को और गुस्सा आने लगा। "तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं, सब जानती हूँ मैं। और तुम यहाँ मेरा शौहर देखने आई थी ना, कि तुम यहाँ मेरा शौहर देखने आई थी ना कि उस पे तबसरे करने। मैं अब जा रही हूँ, मेरे शौहर इंतज़ार कर रहे हैं," अनीता उस लड़की को जवाब देते राकिब की तरफ बढ़ी तो वो लड़की भी मुँह बनाकर चली गई। राकिब जो अनीता को ही तब से देख रहा था और उसके करीब आने के इंतज़ार में था, उसका गुस्सा भी चेहरे पे देख चुका था। "क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? क्या उस लड़की ने कुछ कहा है?" राकिब ने अनीता के करीब आते उससे पूछा। "कुछ नहीं कहा, चलें अब," अनीता कहती गाड़ी में बैठी तो राकिब भी खामोशी से ड्राइविंग सीट पे बैठता गाड़ी स्टार्ट की। "लगता है लड़ाई हुई है जो इतने गुस्से में हो," राकिब ने एक नज़र अनीता को देखते कहा। "वो चुड़ैल कहीं की आप पे तबसरे कर रही थी मेरे ही सामने, मेरे शोहर पे उसकी हिम्मत कैसे हुई?" अनीता ने गुस्से से कहा। तो राकिब ने एक नज़र हैरत से अनीता को देखा और उसकी बात समझता मुस्कुराता सामने देखने लगा। "ओह तो जेलस हो रही हो कि उस लड़की ने मेरी तारीफ की? चलो तुम ना सही, कोई तो है जिसने मेरी तारीफ की। वैसे कह क्या रही थी?" राकिब ने अपनी हंसी रोकते कहा, वरना अनीता का यूं इस बात पे गुस्सा होता। देखकर उसे हंसी आ रही थी। "कुछ नहीं कहा, वो तो शायद अंधी हो गई इसलिए तो आपकी तारीफ कर रही थी, पर मैं अंधी नहीं हूँ, समझे आप, जो मैं आपकी तारीफ करूँ?" अनीता ने मुंह बनाकर राकिब को देखते कहा तो राकिब ने एक घूरी से नवाजा। "चुड़ैल कहीं की, अंधी वो नहीं तुम हो जिसे इतना हैंडसम शोहर भी हैंडसम नहीं लगता," राकिब ने शौकपन से कहा। "जिन लगते हैं आप तो मुझे, हैंडसम कहाँ से लगते हैं? वेरी फनी," अनीता ने हंस के तंजिया कहा तो राकिब ने नफी में सर हिला दिया। "अच्छा कुछ खाओगी? कहीं जाकर लंच करते हैं," राकिब ने कहा, वरना इसे पता था उनकी लड़ाई यूं ही रहेगी। "ठीक है, वैसे भी मुझे भूख लगी है, सारा दिन आज मैं फ्री नहीं हुई," अनीता ने कहा तो राकिब ने गाड़ी का रुख होटल की तरफ किया और घर कॉल करके देर से आने का बता दिया। अगली शाम को ही कैफ को घर आ गया था और अभी अभी ही वजदान के साथ मासूमा और अंबर भी आई थी। अंबर ने खुद साथ चलने को कहा था और वैसे भी वजदान उसे अकेला घर तो नहीं छोड़ता। वैसे अब वजदान ने अपने मुलाजिम से कह दिया था कि वो अपनी बीवी और बच्चों समेत वहीं एनेक्सी में रहे।
अब वहीदान को मासूमा और अंबर के होते मेल मुलाजमों का होना ठीक नहीं लगा था, इसलिए तो अब उसका मुलाजम अपनी बीवी और बच्चों के साथ वहीं शिफ्ट हो गया था। अंबर और मासूमा आसफा बेगम और बलाल साहब और कैफ की भाभी अनाया से मिली थी और वो तीनों अब कैफ के पास कमरे में आए थे। और जैसे ही कैफ की नज़र अंबर पे गई तो एक खुशगवारी का एहसास हुआ था। भाई कैसे हैं आप? आपको इतनी चोट लगी है? मासूमा ने कैफ को देखते कहा तो कैफ अंबर से नजरें हटाता मासूमा की तरफ मतवज्जो हुआ तो नजर वहीदान पे गई जो उसे ही देख रहा था। कैफ एक पल के लिए गड़बड़ा ही गया, लेकिन वहीदान ने अंबर की तरफ देखता हुआ देख तो नहीं लिया, और अगर देख लिया तो क्या सोचेगा। जी भाभी, बस मैं आपके सामने हूँ, आप अब तो ठीक हूँ, कैफ ने मुस्कुरा के कहा तो मासूमा सर हिला गई। सब ही वहीं आ गए तो सुमेर के साथ उसकी बेटी वानिया भी आ गई और आते साथ अंबर के पास आई। हेलो आनी, आप कैसी हैं? वानिया ने कहा तो अंबर उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अंबर ने मुस्कुरा के कहा। मैं ठीक हूँ, आपको पता है मेरे चाचू की चोट लग गई है? वानिया ने अपनी तरफ से अंबर को बताया तो अंबर के साथ कैफ और बाकी सब भी मुस्कुरा दिए। मासूमा को भी वानिया क्यूट लगी थी। जी मुझे पता है कि आपके चाचू के चोट लगी है, वैसे आपका नेम क्या है? अंबर ने पूछा। वानी है मेरा नाम, वानिया ने बताया। कैफ तो बस अंबर को ही देखे जा रहा था, चाहे अंबर ने उससे बात नहीं की थी। उसका पूछा नहीं था, लेकिन उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि अंबर आई तो है। कुछ देर बैठे रहने के बाद वजदान अंबर और मासूमा के साथ घर रवाना हुआ था और कैफ अंबर को देखते बेहद खुश था और बस हर ख्याल भूले उसी के बारे में सोचे जा रहा था। वजदान आज दोपहर को ही घर आ गया था, उसे अंबर और मासूमा कहीं ना दिखाई दी। ज़रूर वो दोनों अंबर के कमरे में थी। वजदान पहले फ्रेश होने का सोचते कमरे में चला गया और बाथरूम जाते शर्ट उतारते लटकाते मुंह हाथ धोने लगा। मासूमा जो भी कमरे में आई थी अपना दुपट्टा उतार कर बेड पर रखती बाथरूम की तरफ बढ़ी और जैसे ही वजदान की तरफ निगाह गई तो एक चीख मासूमा के मुंह से निकली। उसके तो गुमान में भी नहीं था कि वजदान घर आ गया है, इसलिए एकदम डर गई थी। वजदान भी जल्दी से दरवाजे की तरफ मतवज्जा हुआ। क्या हुआ मासूमा? वजदान जल्दी से मासूमा के पास आता उसे बाथरूम से थामता पूछने लगा, जो अपने दिल पे हाथ रखती डर से तेज धड़कनों को नॉर्मल कर रही थी। आपने तो मुझे डरा ही दिया वहीदान, ये देखे मेरी हार्ट बीट कैसे तेज हो गई है। मासूमा ने मुंह बनाते वहीदान को घूर कर देखते कहा। वहीदान मासूमा की बात पे मुस्कुरा दिया। मासूमा को डर से इतना भी ख्याल नहीं आया था कि वजदान शर्ट ले तो उसके सामने खड़ा है। क्या मैं इतना ही खौफनाक हूँ जो तुम मुझे देखते डर गई? वजदान ने खपकी से कहा। नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे क्या पता था कि आप घर आ गए, इसीलिए यूं अचानक आपको देखकर डर गई, और आपका रुख भी तो दूसरी तरफ था, इसलिए आपको आपका चेहरा नहीं देख पाई, मासूमा ने वजाहत दी। वजदान ने मुस्कुराते मासूमा की कमर के गिर्द हिसार बनाया तो मासूमा की धड़कनें एकदम तेज हुई और अब जाकर ख्याल आया था कि वजदान शर्ट ले सा है। वजदान छोड़े मुझे। मासूमा ने शर्म और हया से सुर्ख होते वजदान के बाजू पे हाथ रखते कहा तो वजदान गहरी नजरों से मासूमा के शर्म से सुर्ख अनारी चेहरे और झुकी पलकों को देखने लगा। धीमी सी मुस्कान होंठों पर आन ठहरी। मासूमा के चेहरे के करीब अपना चेहरा किया तो मासूमा धड़कते दिल के साथ आंखें बंद कर गई। अगर ना छोड़ूं तो? वजदान ने मासूमा के कान में बहके से लहजे में कहा और कान की लू को छुआ तो मासूमा कपकपा के रह गई। दिल यूं था जैसे अभी सीने से बाहर आ जाए। वजदान छोड़े ना, मासूमा ने मिनमिनाते धड़कते दिल के साथ कहा तो वजदान ने भी गाल पर शिद्दत भरा लम्ब छोड़ते माथे पे होंठ रखते पीछे होता मासूमा के चेहरे पे छाए हया के रंगों को गहरी नजरों से देखने लगा और मासूमा खुद की तेज धड़कती धड़कनों को नॉर्मल करने लगी। कुछ देर यूं ही नजरें झुकाए खड़ी खुद को नॉर्मल करती रही और वजदान भी यूं ही मासूमा के चेहरे पे छाए लाली को अपने दिल में उतारता रहा। उसका तो दिल ही नहीं कर रहा था मासूमा के चेहरे से नजरें हटाने को। कुछ देर बाद मासूमा ने नजरें उठाते वजदान को देखा तो उसे यहीं खड़े खुद की तरफ तकते पाकर जल्दी से नजरें झुका गई। अब क्यों देख रहे हैं, जाएं यहाँ से, मासूमा ने धीरे से लहजे में वजदान को कहा तो वजदान मुस्कुरा दिया। ओके जाता हूँ, वजदान कहता अपनी शर्ट लेने लगा तो मासूमा ने नजर उठाकर वजदान को देखा और वजदान के बाजुओं पे जख्म पे नजर गई। वजदान जी आपके बाजू पे क्या हुआ है? वजदान मासूमा ने बेसाख्ता पूछा तो वजदान की शर्ट पहनते हाथ रोके और मासूमा को देखा। वो ये मुझे चोट लगी थी तो उसी का निशान है, वजदान ने कहते शर्ट पहनी और मासूमा के पास आया जो वही दरवाजे पे ही खड़ी थी। अच्छा कब लगी आपको चोट, बताया क्यों नहीं आपने? मासूमा ने कहा तो वजदान मुस्कुरा दिया। अब नहीं, जब तुम मेरी जिंदगी में नहीं थी तब लगी थी, तो तुम्हें कैसे पता था? वजदान ने कहा और मासूमा के चेहरे पे झुकते मासूमा की नाक को होंठों से छूटता पीछे हुआ। और यह सब वजदान ने इतनी जल्दी किया था कि मासूमा को समझ ही नहीं आया, और अब आया तो चेहरा हया से सुर्ख हो गया। जैसे जिसे देखते वजदान मुस्कुरा दिया। यही खड़े रहे, मैं जा रही हूँ। वह मासूमा कहती कमरे में आ गई तो वजदान भी मुस्कुराता उसके पीछे आ गया।
ना ही वहीदान फ्रेश हुआ था और मासूमा भी आ गई। वहीदान ने मासूमा को बाजू से पकड़ते उसका रुख अपनी तरफ करते बाजों के हिसार में लिया। अच्छा ना, मेरी जान मुझसे नाराज़ हो गई है? वहीदान ने कहा। नहीं हुई, अब छोड़े मुझे। वहीदान, कुछ खाते हैं जाकर। मासूमा ने वहीदान की नज़रें खुद के होठों पर देखते जल्दी से कहा तो वहीदान मुस्कुरा दिया। पहले मुझे अपनी भूख मिटाने दो, फिर तुम्हारी भूख मिटाते हैं जाकर। वहीदान ने कहते मासूमा के सर के पीछे हाथ रखते मासूमा के होठों पे अपने होठ रखे तो मासूमा भी धड़कते दिल के साथ आंखें बंद कर गई। न जाने कितने ही पल यूं ही मायनी खेज खामोशी के गुजरे तो वहीदान पीछे होता मासूमा की हया से झुकी पलकियों और चेहरे पर छाए रंगों को देखते मुस्कुरा दिया और मासूमा का सर अपने सीने पे रखता कुछ देर यूं ही खड़ा रहा। फिर वहीदान फ्रेश होता मासूमा के साथ बाहर निकला ताकि मासूमा की भूख का कुछ किया जाए। आज सारिम और हिबा हनीमून के लिए जा रहे थे। राकिब इन्हें छोड़ने एयरपोर्ट जा रहा था। चलो हिबा यार, कहीं देर ही ना हो जाए। सारिम ने हिबा को देखते कहा जो अपना दुपट्टा ले रही थी। जी बस मैं तैयार हूँ, चलें फिर। हिबा ने दुपट्टा लेते मुस्कुरा के सारिम को देखते कहा तो सारिम भी मुस्कुरा कर हिबा को अपने हिसार में ले गया। यार अभी तुम्हें बता दूं, जो तुमने वहां बहाने बनाए ना, वहां मैं कोई बात नहीं मानूंगा। जब दिल करेगा तुम्हें प्यार करूंगा। सारिम ने हिबा के चेहरे को नजरों के हिसार में लेते कहा। तो जहां हिबा के होठों पे सारिम की बात सुनते शर्मीली सी मुस्कान आई, वहीं हिबा ने घूर कर सारिम को देखा। क्या अब देर नहीं हो रही? हिबा ने सारिम से कहा जो अब भी हिबा को हिसार में लिया हुआ था। हाँ भाई चलो, अभी कुछ नहीं कह रहा। सारिम ने कहते ने गहरा सांस लिया और हिबा के माथे पे बोसा देते हाथ थामे बाहर निकला। सब घर वालों से मिलकर दोनों को राकिब एयरपोर्ट पर छोड़ने गया था और दोनों के फ्लाइट में बैठते वापस आया। सारिम और हिबा पेरिस पहुंच गए थे और सारिम ने वहां जाते सबसे पहले तो होटल में रूम बुक करवाया था। इस वक्त पेरिस में शाम का वक्त था। घर वो कॉल करके पहुंचने का बता चुके थे। सारिम, मुझे तो बाहर बहुत सर्दी लग रही है, हम घूमेंगे कैसे? हिबा ने कमरे में आते ही दुखी लहजे में कहा। तो सारी मुस्कुरा दी और हिबा को अपने हिसार में लेता गहरी नजरों से हिबा के चेहरे को देखने लगा। मेरे लिए फायदा है अगर तुम्हें बाहर जाते हुए सर्दी लग रही है तो। सारिम ने मुस्कुरा के दो मानी अंदाज में कहा। तो हिबा ने सुर्ख के चेहरे के साथ घूर कर देखा। जी नहीं, और जो आप समझ रहे हैं ना कि मैं सर्दी से बचने के लिए कमरे में रहूंगी, तो ऐसा हरगिज नहीं है, हिबा ने कहा। तो सारिम ने अफसोस ज़दा गहरी मसनूई सांस हार्ज की। हाय मेरे छोटे छोटे सपने जो तुम एक मिनट में तोड़ चुकी हो, सारिम अफसरदा लहजे में कहा। तो हिबा के चेहरे पे बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। सारिम भी मुस्कुरा दिया और हिबा की गालों पे बोसा देता पीछे हुआ। चलो फ्रेश होकर कुछ देर रेस्ट कर लें, फिर बाहर चलेंगे कुछ देर के लिए। सारिम ने कहा। जी ठीक है, हिबा ने कहा और भी कुछ देर बाद दोनों फ्रेश होकर रेस्ट करने के लिए लेट गए। कुछ देर रेस्ट के बाद सारिम और हिबा बाहर घूमने फिरने चले आए। हिबा ने तो काफ़ी गर्म लिबास पहन रखा था ताकि उसे ठंड न लगे और सारिम का तो यही कहना था कि कमरे में मेरे हिसार में ही रहो, लेकिन हिबा उसे ज़बरदस्ती बाहर लेकर आई थी। सारिम ने हिबा को अपने बाजों के हिसार में लेते कदम बढ़ाए तो हिबा ने खुद को सारिम की गिरफ्त से छुड़ाना चाहा। सारिम छोड़े, क्या कर रहे हैं आप? सब देखेंगे, हिबा ने सारिम को घूर कर देखते कहा तो सारिम हंस दिया। अरे मेरी जान, मुझे लगता है कि तुम भूल रही हो, ये पाकिस्तान नहीं पेरिस है। यहाँ ये तो आम सी बात है, सारिम ने कहा। पर सारिम, मुझे तो अजीब लग रहा है ना, हिबा ने कहा। खामोशी से चलो, मेरा कोई इरादा नहीं है यहाँ तुम्हें एक पल भी खुद से जुदा करने का। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका था कि यहाँ आकर सिर्फ मेरी ही चलेगी। सारिम ने हिबा के सुर्ख चेहरे को देखते कहा जो सुर्ख हो रहा था। ओके, अब चले, नहीं जाती आपसे दूर, हिबा ने मुस्कुरा के कहा तो सारिम भी मोहब्बत भरी नजरों से हिबा को देखता उसे लिए आगे बढ़ा। सारिम, हम सब के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे यहाँ से, हिबा ने सारिम के साथ चलते हुए कहा। ओके मेरी जान, जो लेना हुआ ले लेना, अभी तो हम 20 दिन यहाँ हैं। सारिम ने कहा। जी ठीक है, अच्छा हम कॉफ़ी पिए, इस सर्दी में मज़ा आएगा पीने का, हिबा ने कहा। हाँ चलो चल पीते हैं, सारिम ने कहा और इसके लिए कॉफ़ी शॉप की तरफ बढ़ा। कुछ देर घूमने के बाद वो दोनों होटल वापस आ गए थे। सारिम ने कमरे में ही खाना मंगवा लिया था और खाना खाने के बाद सारिम हिबा को अपने सार में लिए बातें करता रहा। सारिम, रात हो गई है, हमें सोना चाहिए, मैं तो सच्ची में बहुत थक गई हूँ, हिबा ने सारिम की खुमार भरी नजरों से नजरें चुराते कहा। सारिम ने घूर कर हिबा को देखा जब उसके हिसार से निकलकर जल्दी से लिहाफ ओढ़े लेट गई थी। सारिम अगले ही पल हिबा के ऊपर झुकता उसे अपने हिसार में ले चुका था। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें सोने दूंगा? पहले ही तुम्हें वहां बख्श चुका हूँ, आज मुझसे ऐसी कोई उम्मीद ना रखना कि मैं तुम्हें सोने दूंगा। सारिम ने हिबा के चेहरे को गहरी नजरों से देखते कहा। तो हिबा के होठों पे भी शर्मीली सी मुस्कान आ गई। हिबा ने एक नज़र सारिम को देखा जो उसे ही देख रहा था। सारिम की गहरी नज़रें अपने होठों पे महसूस करते हिबा फिर से नज़रें झुका गई तो सारिम गहरी मुस्कान होठों पर सजाए बेखुद सा होता हिबा के होठों पे झुकता गया। कुछ पल यूं ही मायने खेत खामोशी के गुजरे तो सारिम पीछे होता हिबा के चेहरे पे छाए शर्म हया के रंगों को देखता, हिबा के माथे पे होंठ रखता, दोनों गालों पर शिद्दत से बोसा दिया तो हिबा की तेज धड़कती धड़कनें और तेज हुई। सारिम ने थोड़ी को छुआ और हिबा के बंद आंखों को देखता
उन पे होंठ रखता गर्दन पे झुका। हिबा का दिल जैसे बाहर आने को बेताब हुआ था। हिबा शर्माती सारिम की पनाहों में खुद को छुपाती सारिम की मोहब्बत महसूस करने लगी और सारिम भी हिबा पे अपनी मोहब्बत का इजहार और मजबूत करता गया। आज 3 दिन हो गए थे सारिम और हिबा को यहाँ आए हुए और आज हिबा का प्रोग्राम सारा दिन घूमने का था। दोनों ही खूब एंजॉय कर रहे थे और इस वक्त दोपहर के 12 बज चुके थे, लेकिन सारिम उठने का नाम भी नहीं ले रहा था। हिबा खुद भी कुछ देर पहले ही उठती फ्रेश हुई थी और सारिम को जगा रही थी। सारिम उठ जाए ना, देखें कितना टाइम हो गया है और आप हैं कि उठ ही नहीं रहे। हिबा ने सारिम के पास बैठते उसे उठाते हुए कहा, लेकिन सारिम फिर भी टस से मस ना हुआ। हिबा खामोश बैठती सारिम के चेहरे को देखने लगी, फिर एक शर्मीली सी मुस्कान के साथ सारिम के चेहरे पे झुकती आंखें बंद करती सारिम के दाएं गाल पे होंठ रखे। जैसे हिबा खुद की हरकत पे शर्माती पीछे हुई, वैसे ही सारिम ने आंखें खोलते हिबा को मुस्कुरा के देखा और हिबा सारिम के चेहरे पे मुस्कुराहट देखती और शर्मा गई और उसे सारिम की शरारत भी समझ आ गई थी। आप जानबूझकर तंग कर रहे थे ना मुझे, जाग रहे थे तब से है ना। हिबा ने अपनी शर्म खत्म करते खफगी से कहा तो सारिम के होंठों पे वो मुस्कुराहट आ गई। यार मैं कब से इंतजार कर रहा था, कब तुम मुझे ऐसे उठाओ, पर तुम उठा ही नहीं रही थी, सारिम ने मुस्कुराते कहा और हिबा को अपने ऊपर झुकाया। सारिम अब उठ जाए ना, देखें कितना टाइम हो गया, हमें घूमने भी जाना था और मुझे भूख भी लगी है। हिबा ने सारिम को देखते कहा तो किसने कहा था रात को मुझे जगाओ, इसीलिए ही अब देर से आंख खोली है। सारिम ने शरारत भरे लहजे में जो मैनी कहा तो जहां हिबा शर्माई वहीं सारिम को घूर कर अभी खुद पे इल्ज़ाम आने से मैं आपसे बात नहीं करूंगी, अब छोड़े मुझे और जल्दी फ्रेश हो ताकि हम कुछ खा सकें। हिबा ने सारिम से खुद को छुड़ाते हुए कहा तो सारिम मुस्कुराता मुस्कुराता हिबा के होंठों को छूता हिबा को अपने हिसार में आज़ाद किया और खुद भी फ्रेश होने चल दिया। कुछ देर बाद नाश्ता करते दोनों होटल से बाहर निकले थे। सारिम और हिबा भी होटल वापस आए थे, खाना वो बाहर ही खा चुके थे। भी सारिम हिबा को अपने हिसार में लेता कि हिबा के मोबाइल पे रिंग टोन हुई तो दोनों ही इस तरफ मतवजह हुए। अरे यार, ये किसे याद आया कॉल करने का। सारिम ने हिबा को अपने हिसार से छोड़ते बेजार सी शक्ल बनाते हुए कहा और सारिम की शक्ल देखते हिबा को बहुत मज़ा आया था। सारिम आप भी ना। हिबा ने सारिम को देखते कहा और मोबाइल उठाते देखा तो मासूमा की कॉल थी। किसकी कॉल है? सारिम ने पूछा। मासूमा है, हिबा ने बताते कॉल अटेंड की और बेड पे बैठते सुनने लगी। सारिम भी वहीं हिबा के करीब बैठकर उसकी कॉल खत्म होने का इंतजार करने लगा। आप ही क्या, आपको वहाँ बहुत मज़ा आ रहा है? मासूमा ने सलाम दुआ के बाद पूछा। वजदान भी मासूमा के पास ही बैठा था। हाँ बहुत मज़ा आ रहा है, हिबा ने कहा। आप ही वहाँ क्या क्या है और क्या आप सारा दिन घूमते हैं? मासूमा ने दिलचस्पी से पूछा। जी घूमते हैं और बहुत कुछ है यहाँ गुड़िया, हिबा ने मासूमा के पूछने पे मुस्कुराते कहा। अच्छा और मासूमा न जाने क्या क्या पूछ रही थी और हिबा आराम से उसके सवालों के जवाब दे रही थी। कितनी देर हो गई थी, लेकिन हिबा और मासूमा की बातें ही खत्म नहीं हो रही थी। सारिम कई बार इशारों इशारों से हिबा को कॉल बंद करने का कह चुका था, लेकिन हिबा तो जैसे खुद बंद ही नहीं करना चाहती थी। आखिरकार सारिम को वजदान का ख्याल आया और उसे मैसेज करने लगा। वजदान जो वहीं मासूमा के करीब बैठा उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। मैसेज टोन पे मैसेज की तरफ मुतवज्जो हुआ और सारिम का आया मैसेज पढ़ने लगा। यार प्लीज़ अपनी बीवी को किसी तरह कह के कॉल बंद करवाओ, मैं यहाँ कब से बैठकर कॉल ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा हूँ, जो होने का नाम ही नहीं लेकर और हिबा भी नहीं मेरी बात मानेगी और मैं ऐसे हनीमून पे नाराज़ तो हरगिज़ नहीं करना चाहता। सारिम ने मैसेज किया तो वजदान सारिम का मैसेज पढ़ते मुस्कुरा दिया। यार तो तुम क्या चाहते हो, मैं अपनी बीवी को नाराज़ करूँ खुद से कि वो हिबा से बात ना करे? वजदान को मज़ा आया सारिम को तंग करने में, इसलिए जानबूझकर मैसेज का रिप्लाई किया। यार तुझे अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह तुझे बेहद प्यारे प्यारे बच्चे दे, इस वक्त मुझ पे रहम कर। सारिम ने मैसेज किया और वजदान की मुस्कुराहट गहरी हो गई। आमीन, और ओके कहता हूँ मासूमा से कॉल बंद करने के लिए। वजदान को सारिम पे रहम आ ही गया। तुम आमीन और शुक्रिया मेरे भाई। सारिम ने मुस्कुराते मैसेज किया तो वजदान मैसेज देखता नफ़ी में सर हिला गया। मासूमा यार कल कॉल बंद करो तो हम कहीं बाहर जाते हैं, पर जल्दी करो। वजदान ने मासूमा को देखते कहा जो हिबा से बात करने में मसरूफ़ थी। वजदान के खुद को मुखातिब करने पे मासूमा उसे देखने आई। हिबा अभी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी हम बाहर जा रहे हैं। मासूमा ने जल्दी से हिबा से कहा तो हिबा भी मुस्कुराती अल्लाह हाफ़िज़ कहती कॉल रख गई। वजदान हम कहाँ जाएंगे? मासूमा ने वजदान को देखते कहा। रात के 11 बज चुके थे। हम बाहर कहीं जाते हैं, कुछ खा के आते हैं, चलो आओ तीनों चलते हैं। वजदान ने खड़े होते कहा, साथ मासूमा को भी खड़ा किया। ओके मैं चेंज कर लूँ? मासूमा ने कहा नहीं, ऐसे ही भी प्यारी लग रही हो, आओ चलें। वजदान ने कहते मासूमा के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेते माथे को छुआ और पीछे होते मुस्कुराते मासूमा के गुलाबी चेहरे को देखा और उसे लिए बाहर निकला। फिर वजदान मासूमा और अंबर के साथ बाहर गया। गार्ड की गाड़ी उनके साथ ही थी।
खाना तो वो कुछ देर पहले खा चुके थे, लेकिन वहीदान जानता था कि मासूमा फिर भी कुछ ना कुछ खा ही लेगी। और अंबर भी, शुक्र है तुम्हारी बात खत्म हुई। सारिम ने हिबा की कॉल बंद करते ही उसे अपने हिसार में लेते कहा, सारिम आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे न जाने कितनी देर हो गई थी मुझे बात करते हुए। हिबा ने कहा, मेरे लिए कितनी देर ही है, मैं नहीं चाहता मेरा टाइम तुम एक भी मिनट किसी को दो। सारिम ने कहा तो हिबा मुस्करा दी। ओके, अब नहीं करूंगी, हिबा ने कहा तो सारिम भी मुस्करा दिया और बिना हिबा को समझने का मौका दिया हिबा के होठों पर झुकता उन्हें अपनी गिरफ्त में ले गया। कुछ पल बाद पीछे होता हिबा को देखा जो गहरे सांस लेकर पलकें झुकाए बैठी थी। सारिम हिबा के चेहरे को देखता मुस्कुरा दिया और उसे अपने सीने से लगाए बातें करने लगा। सारिम हिबा को ये कहकर काफ़ी देर से बाहर गया हुआ था, इसे एक ज़रूरी काम है। हिबा तो हैरान थी कि आखिर उसे यहाँ क्या काम है, और दूसरा वो तो एक पल भी हिबा को खुद से दूर नहीं करना चाहता था। और अब कहाँ कब से बाहर गया हुआ था, वो कब से बैठी थी और अब बोर भी हो रही थी, रात भी हो चुकी थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद सारिम दरवाज़ा खोलता अंदर आया और मुस्कुरा के हिबा को देखा जो उसे घूर रही थी। सारिम, कितनी देर से आप गए हुए हैं, पता भी है मैं यहाँ कितनी अकेली और बोर हो गई थी। हिबा ने खफगी से कहा तो सारिम हाथ में पकड़े शॉपिंग बैग बेड पे रखता उसके पास आया। यार सॉरी, थोड़ी देर हो गई। अच्छा, नाराज़गी छोड़ो और ये ड्रेस पहन कर आओ, हमें कहीं जाना है। सारिम ने हिबा से कहा। एक शॉपिंग बैग उठाते हिबा को थमाया तो हिबा खोलकर देखने लगी, जिसमें एक नहायत खूबसूरत वाइट कलर की मैक्सी थी जिस पर वाइट मोती लगे थे और बाजू थे ही नहीं और गला भी काफ़ी गहरा था। सारिम, ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर आपको लगता है मैं पहनूंगी और ये पहनकर बाहर तो मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगी, हिबा ने कहा। इसे अच्छी लगी थी, लेकिन ऐसी मैक्सी बाहर कैसे पहन कर जाती। तुम तैयार हो पहनकर, फिर इस मसले का हल भी मेरे पास है। सारिन ने कहते ही हिबा का रुख चेंजिंग रूम की तरफ किया तो हिबा भी चेंजिंग रूम की तरफ चली गई और मैक्सी पहनती ऊपर से कोट पहनकर रूम में आई। सारिम उसे बेड पे बैठा ही मिला था। सारिम ने भी यही सोचा उसे कोट पहना देगा। चलो अब थोड़ा तैयार भी हो जाओ, तब तक मैं चेंज कर लूँ, सारिम कहता खुद भी अपना ड्रेस लेता चेंजिंग रूम चला गया। तो हिबा भी खामोशी से ड्रेसिंग के सामने आती तैयार होने लगी। बाल भी इतने खुले छोड़ दिए थे। इतना तो वो अंदाज़ा लगा चुकी थी कि सारिम उसे कहीं ले जाना चाहता है, इसलिए तैयार हो रही थी। सारिम भी चेंज करता आ गया था, उसने ब्लैक थ्री पीस पहन रखा था। आते हिबा को मुस्कुरा के देखते खुद भी बाल बनाने लगा। कुछ देर बाद हिबा भी तैयार होती खड़ी हुई और सारिम को देखा जो थ्री पीस सूट पहने बालों को जेल से सेट किए हिबा को बेहद बेहद हैंडसम लगा। सारिम ने एक भरपूर नज़र हिबा को देखा जो वाइट मैक्सी पहने, आंखों को काजल और आई लाइनर से सजाए, होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक लगाए और बालों को पुश्त पे खुला छोड़े सारिम के दिल में उतर रही थी। सारिम ने हिबा के चेहरे को हाथों के प्याले में लिए मोहब्बत भरा बोसा उसके माथे पे देता पीछे हुआ। चलो चलें, ये कोट वहां जाकर ही उतारना अब, सारिम ने कहा और हिबा को स्ट्रोलर देता उसका हाथ थामे कमरे से बाहर निकले। कुछ देर बाद सारिम हिबा को एक जगह पे लेकर पहुंचा जहाँ पे छोटे छोटे लेकिन बेहद खूबसूरत कॉटेज बने हुए थे। सारिम हिबा का हाथ हमें उसे एक कॉटेज में ले आया और हिबा तो अंदर दाखिल होती देखती रह गई, जो बेहद खूबसूरती से सजाया गया था और सामने ही बड़े लफ्ज़ों में हैप्पी बर्थडे मेरी जान लिखा हुआ था। हिबा को तो याद भी नहीं कि आज उसकी सालगिरह थी और ना ही उसे किसी ने मैसेज करके विश किया था। ज़रूर सारिम ने पूर्ण सरप्राइज के लिए मना किया होगा। हर जगह गुलाब के फूल ही फूल थे। सामने छोटे से लाउंज में टेबल पड़ा हुआ था जिस पे मोमबत्तियां पड़ी हुई थी लेकिन अभी बुझी हुई थी। सारिम दरवाज़ा बंद करता पीछे से हिबा को अपने हिस्से में ले गया तो हिबा सारिम की तरफ मतवज्जह हुई। हैप्पी बर्थडे माय डियर, मेरी जान, सारिम ने धीमे धीमे से हिबा को कहा तो हिबा मुस्कुरा दी। सच, मुझे तो याद भी नहीं था कि आज मेरी बर्थडे है। सब बहुत खूबसूरत है सारिम, थैंक यू इतना अच्छा सरप्राइज देने के लिए, हिबा ने दिल से कहा तो सारिम भी मुस्कुरा दिया और हिबा का रुख अपनी तरफ करते हिबा का स्ट्रोलर उतारते साइड पे रखते कोट उतारने लगा तो हिबा बोल पड़ी, सारिम पहले एक पिक तो ले लें हम, ताकि मैं सबको दिखा सकूं इतनी अच्छी एक सरप्राइज बर्थडे। हिबा ने कहा तो सारिम ने मुस्कुराते अपना मोबाइल निकाला और पिक्स लेने लगा। पिक्स लेने के बाद हिबा को कोट उतारने लगा तो हिबा पलकें झुका गई। सारिम ने कोट उतारते हिबा के वजूद को गहरी नज़रों से देखा। हिबा सारिम की नज़रें खुद पे महसूस करती शर्मीली सी मुस्कान लबों पे आ गई। उसके बाद सारिम ने दोनों की पिक्स ली। अच्छा, आप कुछ खिलाएंगे या बस ये सब ही है, हिबा ने सारिम को यूं ही खुद की तरफ देखता पाकर कहा तो सारिम होश की दुनिया में आया। हाँ, पहले आप दोनों की पिक्स ले, फिर मैं केक लेकर आता हूँ, सारिम ने कहा और पिक्स लेने लगा। और फिर वहाँ छोटे से किचन में गया और वहाँ से केक लेकर आता, टेबल पर रखता, हिबा को छुरी पकड़ाता, मोमबत्तियाँ जलाई और हिबा के पीछे से अपना हिसार में लिया। चलो काटो केक, सारिम ने कहा और हिबा के छुरी वाले हाथ अपने हाथ में लिया और केक काटने लगा। हैप्पी बर्थडे डियर हिबा, हैप्पी बर्थडे माय लव,
सारिम ने गुनगुनाते कहा और हिबा का हाथ थाम कर केक काटा। हिबा ने एक पीस लेते सारिम को खिलाया और उसके बाद सारिम ने भी हिबा को खिलाया। सारिम, थैंक यू मेरी बर्थडे इतनी स्पेशल बनाने के लिए। हिबा ने मुस्कुरा के कहा तो सारिम ने उसे अपने हिसार में लिया। मुफ्त में कोई थैंक यू नहीं, मुझे तो इसके बदले में कुछ चाहिए। सारिम ने ज़ुबानी अंदाज में हिबा के होंठों को देखते कहा तो हिबा शर्मो हया से पलकें झुका गई। सारिम, चलें अब खाते हैं ना, मुझे भूख लग रही है। हिबा ने सारिम के झुकने से पहले ही कहा तो सारिम भी शराफत से एक दफ़ा पीछे हो गया और हिबा को बैठाता, खाना लाता, दोनों के लिए प्लेट में डालता, हिबा को अपने हाथ से खिलाता, खुद भी खाने लगा। तो हिबा भी सारिम को अपने हाथ से खिलाने लगी, जो सारिम बखुशी खा रहा था। उसके बाद हिबा ने केक से भरपूर इंसाफ किया था और अब दोनों खाकर फ्री हुए तो सारिम ने हिबा को फिर से अपने हिसार में लिया। सारिम, आपने मेरा गिफ्ट तो दिया ही नहीं। हिबा ने सारिम को याद दिलाते कहा, हाँ यार, गिफ्ट रुको, मेरे पास है। सारिम ने कहते पॉकेट से एक लॉकेट निकाला जो वाइट कलर का बेहद खूबसूरत था। सारिम ने हिबा के बाल दाएं कंधे पे करते लॉकेट हिबा को पहनाते वहां अपने होंठ रखते तो हिबा कपकप आई। कैसा लगा? सारिम ने पूछा। है, बहुत प्यारा है, हिबा ने मुस्कुरा के कहा। चलो अब इस सबका शुक्रिया अच्छे से अदा करो, देखो मैंने कितनी मेहनत की है। सारिम ने कहा तो हिबा के होंठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आई और सारिम की आंखों पे अपना हाथ रखा तो सारिम के होंठों पे मुस्कुराहट आ गई। हिबा ने सारिम के गाल पे अपने होंठ रखते सारिम के होंठों को जरा सा छूते जल्दी से पीछे होती रुख मोड़ गई और सारिम अपने गाल और होंठों पे हिबा के होंठों का लम्स महसूस करता भरपूर मुस्कुरा दिया और हिबा को अपने बाजुओं में उठाता कमरे का रुख किया। हिबा भी शर्माती सारिम के गिर्द अपने बाजू का हिसार बना गई। सारिम उसे एक नज़र देखता मुस्कुराता कमरे में लाता, उसे बेड पर लिटाता, अपना कोट उतारता, हिबा पे झुका तो हिबा ने एक नज़र सारिम को देखा जो सही नज़रों के हिसार में लिए हुए था। आई लव यू, सारिम ने कहा। आई लव यू टू, हिबा ने भी कहा। सारिम हिबा के चेहरे पर झुकता अपना लम्स छोड़ता हिबा के होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में ले गया। कुछ पल बाद सारिम पीछे होता गहरा सांस लेता हिबा को गहरे सांस लेता देखता हिबा के कंधे पे अपने होंठों का लम्स छोड़ता हिबा को मुकम्मल अपने हिसार में लेता गया और हिबा भी सारिम की मोहब्बत में हमेशा की तरह अपने आप को सौंप गई। आज 10 दिन हो गए थे सारिम और हिबा को यहाँ आए। वो दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे और हर तरह से एंजॉय कर रहे थे। अभी कुछ देर बाद दोनों को बाहर घूमने जाना था, इसलिए हिबा फ्रेश होने बाथरूम गई और सारिम सोफे पर बैठा मोबाइल देख रहा था कि उसे बाथरूम से हिबा की चीखने की आवाज़ सुनाई दी तो सारिम जल्दी से मोबाइल रखता बाथरूम के बाहर गया। हिबा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? सारिम ने परेशान होते दरवाज़ा नॉक करते कहा। सारिम, मैं गिर गई हूँ, मेरे घुटने पे चोट लग गई है, दर्द कर रहा है। हिबा के अंदर से रोतनी सी आवाज़ आई तो सारिम घबरा ही गया। हिबा, मैं अंदर आ रहा हूँ, सारिम कहता दरवाज़ा खोलता अंदर गया। उसके सामने ही हिबा फर्श पे टांग लेकर बैठी मिली, अभी फ्रेश हुई थी इसलिए बाल भी गीले थे। सारिम जल्दी से हिबा के पास आता, उसे अपने बाजुओं में उठाता कमरे में ले गया और बेड पे बैठाया और जल्दी से ट्राउज़र ऊपर करता चोट देखने लगा। जहाँ घुटने पे खराश आ चुकी थी और सुर्ख हो चुका था। हिबा, तुम गिरी कैसे? ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? डॉक्टर के पास चलें? सारिम ने घुटना देखते परेशानी से कहा। नहीं सारिम, ज़्यादा दर्द नहीं है, हिबा ने सारिम को यकीन दिलाते कहा तो सारिम उठकर मेडिकल बॉक्स लाता ट्यूब लगाने लगा। ट्यूब लगाने के बाद सारिम रख कर हाथ वॉश करता हिबा के बाल ड्राई करने लगा और उसके बाद उसके कपड़े दिए ताकि जो गिरने से गीले हो गए तो वो चेंज कर सके। और अब सारिम ने हिबा के ऊपर लिहाफ देते खुद भी उसके पास बैठ गया। सारिम, अब हम घूमने कैसे जाएंगे? हिबा ने परेशानी से कहा तो सारिम हंस दिया। मेरे लिए तो फ़ायदा ही हुआ है, अब हम आराम से कमरे में रहेंगे और तुम मेरे हिसार में। सारिम ने कहते हिबा के नाक पे होंठ रखे तो हिबा ने उसकी खुशी पे घूर कर उसे देखा। कोई नहीं, अब इतना भी नहीं हुआ जो हम बाहर नहीं जा सकेंगे, देखिएगा कल तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी और हम कल जाएंगे। हिबा ने कहा। कोई नहीं, अब जितने दिन यहाँ हैं अब मेरी चलेगी, बहुत घूम लिया है, अब तुम सिर्फ मेरे बेहद करीब रहोगी जितने दिन यहाँ हैं, समझी? सारिम ने भी हिबा के अंदाज में जवाब दिया और उसे अपने हिसार में लेकर बैठ गया। ओके, बस एक दिन तो जा सकेंगे ना प्लीज़ सारिम? हिबा ने हाथ हिबा ने हार मानते हुए कहा। यह सच ही था, हिबा जब जब कहती सारिम बाखुशी से घुमाने लेकर गया था। अब हिबा का फर्ज था उसकी भी बात माने। ओके मेरी जान, ठीक, एक दिन क्या 2 दिन चलेंगे, लेकिन 3 दिन तुम कहीं बाहर जाने का सोचना भी ना, सारिम ने कहा। एक तो सारिम तो हिबा की चोट का था और दूसरा हिबा के साथ अकेले वक्त गुजारना चाहता था। ठीक है, हिबा ने कहते सारिम के कंधे पर सर रखा तो सारिम भी उसके बालों पे होंठ रखता उससे बातें करने लगा। दोनों खुश थे इस बात से अनजान के एक बात उन्हें बहुत जल्दी एक दूसरे से जुदा करने वाली थी। वजदान, मासूमा और अंबर ने अभी नाश्ता किया ही था और अब वजदान ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। आज वजदान थोड़ा देर से ऑफिस जा रहा था। काफ़ी दिनों से वजदान लगातार
ऑफिस जा रहा था। वजदान कमरे में तैयार हो रहा था जब मासूमा कमरे में दाखिल हुई। वजदान ने मुस्कुरा के मासूमा को देखा। मासूमा वजदान के पास आई तो वजदान जो गाड़ी की चाबी उठाने लगा था, मासूमा की तरफ मतवज्जा होता उसे अपने हिसार में लिया। वजदान, आज आप ऑफिस ना जाएं, मासूमा ने कहा तो वजदान मुस्कुरा दिया। क्यों, क्या तुम्हारा दिल कर रहा है कि आज सारा दिन मैं तुम्हारे साथ गुजारूं? वजदान ने प्यार से पूछते मासूमा के बालों की लट को कान के पीछे किया। बस मेरा दिल कर रहा है आज आप घर ही रहें, कहीं ना जाए, मासूमा ने कहा। तो इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? वजदान ने मासूमा के होठों को देखते कहा तो मासूमा नजरें झुका गई। आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप खुद ही तो कहते हैं मैं जो कहूँगी आप मेरी बात मानेंगे, तो फिर आपको चुपचाप करके मेरी बात माननी चाहिए, मासूमा ने वजदान को देखते कहा। तो वजदान ने आईब्रो झुकाते दांत देती नजरों से देखा। पर मैं तो लेकर ही रहूंगा जो मुझे चाहिए, वजदान ने दो मायने अंदाज में कहा। तो मासूमा जल्दी से वजदान के नरम हिसार से निकलती अभी भागती। वजदान ने मासूमा की मासूम सी हरकत पे मुस्कुराते उसे बाजुओं से थामे बेड पे गिराया तो मासूमा की चीख ही निकल गई। वजदान, मासूमा अभी उड़ती के वजदान मासूमा पे झुका तो मासूमा की धड़कनें एकदम तेज हुई। रुखसार गुलाबी हुए थे, पलकें भी खुद ब खुद झुक गईं। वजदान ने मासूमा का हया से सुर्ख चेहरा और झुकी पलकें देखकर धीमी मुस्कान के साथ मासूमा के होठों को देखता झुका और मासूमा तेज धड़कते दिल के साथ आंखें बंद कर गई। कुछ पल बाद पीछे होते वजदान ने मासूमा की बंद पलकों को देखते उन पे होंठ रखते पीछे होते बैठा तो मासूमा भी जल्दी से उठकर बैठी। चलो अब तो मैं घर ही रहूंगा, अब तो मैंने घर रहने के बदले ले लिया जो लेना था, वजदान ने मुस्कुरा के कहते मासूमा के खूबसूरत गाल को होंठों से छुआ तो मासूमा के गाल और लाल हुए। मैं बाहर जा रही हूँ, पता नहीं आपको क्या हो जाता है कमरे में आते। उससे पहले वजदान कुछ और करता मासूमा खुद को कुछ हद तक धड़कते दिल को नॉर्मल करती उठ खड़ी हुई तो वजदान भी मुस्कुराता खड़ा हो गया। चलो जाकर कुछ देर गार्डन में बैठते हैं, वजदान ने कहा और मासूमा को लेकर कमरे से निकला। वजदान, हम बाहर बैठकर धूप में कुछ खाते हैं, बहुत मज़ा आएगा, मासूमा ने वजदान के साथ सीढ़ियाँ उतरते कहा। तो वजदान को हंसी आई जो जब्त कर गया। अभी नाश्ता किया और अभी फिर से खाने का सोच रही थी। ओके मैं कहता हूँ तो अंबर को लेकर गार्डन में चलो, वजदान ने मासूमा को देखते मुस्कुराते कहा। ओके, मासूमा कहती अंबर को बुलाने चली गई जो शायद ऊपर ही कमरे में थी। वजदान किचन में चला गया था। कुछ देर बाद वजदान, मासूमा और अंबर गार्डन में बैठे थे और मासूमा खाने के साथ वजदान और अंबर के साथ बातें कर रही थी। जब समीर, हानिया और वानिया आए तो वो इनके मिलने तो उठ के उनसे मिलने लगे और लाउंज में आकर बैठ गया। अंबर और मासूमा भी उन्हें यहाँ देखते खुश हो गई थी। भाई हम तो अपनी बच्ची के साथ आए हैं, बहुत इकरार कर रही थी कि मुझे अंबर रानी से मिलना है, हानिया ने कहा। तो अंबर तो अंबर मुस्कुरा दी। वानिया ने भी मुस्कुरा के अंबर को देखा जो उसी के पास बैठी थी। जी आनी, मेरा बहुत दिल कर रहा था आपसे मिलने को, वानिया ने कहा तो सभी मुस्कुरा दिया। अच्छा मैंने भी आपको याद किया था, अंबर ने मुस्कुरा के कहा। आप हमारे साथ चलें ना, हमारे घर शाम को आ जाइएगा, वानिया ने अंबर से कहा। आपने अब मुझसे मिल तो लिया है, फिर कैसे किसी दिन आऊँगी, अंबर ने कहा। नहीं, आप चले ना, वानिया ने अंबर का हाथ थामे कहा। आ जाओ अंबर, हम छोड़ जाएंगे, वानिया ने भी कहा। अच्छा, हानिया ने भी कहा। पर भाभी, अभी अंबर कुछ कहती वजदान बोल पड़ा। चली जाओ अंबर, वजदान ने कहा। वो भी चाहता था अंबर कुछ देर बाहर से हो आए। ओके भाई, फिर आप लेने आ जाइएगा, अंबर ने कहा। ओके, ले आऊँगा, वजदान ने कहा। और फिर कुछ देर बाद अंबर उनके साथ चली गई तो वजदान मासूमा से बातें करने लगा। अंबर, हानिया, सुमेर और वानिया के साथ उनके घर गई तो आसफा बेगम और बिलाल साहब भी उसे देखकर काफ़ी खुश हुए थे। कैफ अस्पताल गया हुआ तो उसके जख्म काफ़ी बेहतर हो गए थे। अंबर वहीं लाउंज में बैठ गई और वानिया अंबर को अपने खिलौने दिखा रही थी। बिलाल साहब और आसफा बेगम को किसी के घर ताज़ियत के लिए जाना था, इसीलिए वो कुछ देर के लिए चले गए थे। सुमेर और हानिया और वानिया ही उसके साथ बैठे थे। कैफ जो अभी आया था लॉन्च में दाखिल होते पहली निगाह ही उसकी अंबर पे गई थी जिससे वानिया लगी हुई थी। वानिया कैफ को देखती जल्दी से उसकी तरफ भागी। चाचू देखिए, अंबर आंटी आई हैं, वानिया ने कैफ से कहा। तो कैफ वानिया को देखता मुस्कुरा दिया। जी मैंने देख लिया है, कैफ ने वानिया को देखते कहा, साथ लॉन्च में आता सलाम किया। कैसी हो अंबर, कैफ ने पूछा। जी मैं ठीक हूँ, आप अब कैसे हैं, अंबर ने कहा। मैं अब ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, कैफ ने मुस्कुरा के कहा। तो अंबर सर हिला गई। अच्छा मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ, कैफ कहता जल्दी से कमरे में चला गया और कुछ देर बाद ही फ्रेश होता वहाँ आ गया।
हानिया अंबर से बातें करने लगी। मम्मा, अब मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। वानिया ने हानिया से कहा, अच्छा इधर आओ, मैं मेरी गोद में लेट जाओ। हानिया ने वहाँ बैठे कहा। अब वो अंबर को अकेले छोड़कर जाती अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए वानिया को वहीं सुलाने लगी। अंबर आनी, आप ना जाइएगा, मैं अभी उठ जाऊंगी। वानिया हानिया ने अंबर से कहा, तो अंबर और कैफ, समीर, हानिया मुस्कुरा दिए। ओके, आप सो जाए, मैं यहीं हूँ। अंबर ने तो तसल्ली दी तो वानिया सोने लगी। कुछ देर बाद वानिया सो चुकी थी जब समीर बोल पड़ा, हानिया यार, वानिया को भी कमरे में लिटा दो और एक दफ़ा आना, वो मेरी शर्ट देना, मुझे मिल नहीं रही। सुमैर ने कहा, अच्छा जी चलें। हानिया सुमैर का इशारा समझते कहने लगी तो सुमैर भी वानिया को उठाता कंधे से लगाता कमरे की तरफ बढ़ा। सुमैर, क्या बात है, क्या कैब भाई अंबर से प्यार करते हैं? हानिया ने कमरे में जाते पूछा। हाँ यार, बहुत पहले थे, मैंने सोचा दोनों कोई बात ही कर लेंगे, हमारी वजह से तो होने से रही। सुमैर ने कहा, क्या सच? वाह, हानिया ने खुश होते कहा तो सुमैर मुस्कुरा दिया। हाँ सच में यार, मेरा भाई बहुत प्यार करता है अंबर से। सुमैर ने कहा तो हानिया मुस्कुरा दी। ठीक किया आपने, आगे वरना। दोनों खामोश बैठे थे। हानिया ने कहा, अच्छा मैं ज़रा खाने का इंतज़ाम देख लूँ? हानिया ने कहा, हाँ ठीक है। सुमैर कहता वहीं बैठ गया और हानिया किचन में चली गई। हानिया एक अच्छी लड़की थी, इसलिए उसे किसी से कोई मसला नहीं था, सबके साथ बनाकर रखने वाली। क्या वजदान छोड़कर गया है तुम्हें, और भाभी नहीं आई? कैफ ने अंबर से कहा, जो हानिया और सुमैर के जाने के बाद चेहरा झुकाए बैठी थी। जी मुझे तो वानिया लेकर आई है। और फिर हानिया भाभी और सुमैर भाई ने भी कहा आ जाओ, और वजदान भाई ने भी मुझे आने की इजाज़त दे दी। अंबर ने कहा तो कैफ को अपनी भतीजी पे बेहद प्यार आया जो अंबर को लेकर आई थी। अच्छा, कैफ ने बस इतना ही कहा। वो आप अभी आए हैं, थक गए होंगे, रेस्ट करें, वजदान भाई को कॉल कर दे, मुझे ले जाएं। मैं अपना मोबाइल घर ही रख आई हूँ। अंबर को कोई बात तो आ नहीं रही थी, इसलिए कैफ से कहने लगी, नहीं मैं ठीक हूँ, रस्सी तो है। मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, कुछ देर तक वजदान को कॉल कर दूंगा, या मैं ही छोड़ आऊँगा घर। कैफ ने कहा, ओके। अंबर ने कहा तो कैफ मुस्करा दिया। न जाने तुम मेरी किस्मत में लिखी हो या नहीं, पर मेरा दिल क्या करता है तुम हमेशा मेरे साथ, मेरे पास रहो। कैफ ने अंबर को देखते दिल में सोचा, मुझे इनसे बातें करके इनके सामने आने से अजीब क्यों लगने लगता है, मुझे इनका बात करना अच्छा क्यों लगता है। अंबर अपने दिल में सोचने लगी। दोनों ही अपनी अपनी सोचों में उलझे हुए थे, और फिर कैफ ने ही यूं ही इधर उधर की अंबर से बातें करने लगा, तो अंबर भी सब भूलती बातें करने लगी। शाम हो चुकी थी, अंबर अभी घर नहीं आई थी। वजदान ने समीर को कॉल करके कहा था कि वो अंबर को लेने आने वाला है, लेकिन समीर ने कहा कि हानिया ने कहा कि वो रात का खाना हमारी तरफ से खाकर ही अंबर को भेजेगी, इसलिए वजदान ने भी ज़्यादा कुछ ना कहा। और अब मासूमा शाम के वक्त वजदान को गार्डन में लेकर आई थी। मासूमा मेरी जान, अंदर चलते हैं ना, देखो ठंडी हवा चल रही है, कहीं तुम बीमार ना हो जाओ। वजदान ने मासूमा को प्यार से कहा। वजदान, नहीं ना, यहाँ मज़ा आ रहा है, और मैंने कोट भी पहना है और ये शॉल भी तो ली है, नहीं लगेगी मुझे सर्दी। मासूमा ने कहा, ओके चलो कुछ देर बैठ जाते हैं। वजदान ने कहा। वजदान मान गया था, कुछ देर बाद अंदर चले जाएंगे। मासूमा इसका इसरार मासूमा इसरार जो कर रही थी, और वही गार्डन में रखी कुर्सी पे बैठता मासूमा को भी बिठा गया। आपको पता है वजदान, मेरा बाहर यूं बैठने को बहुत दिल करता है, कितना मज़ा आता है ना, मासूमा ने कहा। तो वजदान ने मुस्कुराते मासूमा के हाथ थामे। मुझे तो जहाँ मर्जी बिठा दो, बस तुम हो मेरे साथ, मुझे सब अच्छा लगने लगता है। वजदान ने मुस्कुरा के कहा तो मासूमा के होंठों पे भी मुस्कुराहट आ गई। अभी वजदान कुछ कहता कि उसे कॉल आ गई, तो वो उठकर कुछ फासले पे जाता सुनने लगा। मासूमा की नज़र फूलों पर गई तो उसे एक फूल नीचे गिरा हुआ नजर आया, शायद खुद ही गिर गया था। मासूमा उठकर क्यारी के पास गई। वजदान का ध्यान भी मोबाइल सुनते हुए भी मासूमा पे था। उठा लेती हूँ, बेचारा कैसे शॉक से टूट गया, मासूमा ने सोचा और इस तरफ बढ़ी। वजदान भी कॉल बंद करता उसके पास ही आने लगा, जो अब नीचे झुक के फूल उठा रही थी। मासूमा ध्यान से। वजदान ने मासूमा को देखते कहा, जो लड़खड़ा की, और फिर मासूमा की चीख निकली। मासूमा। वजदान जल्दी से मासूमा की तरफ भागता कि उसे थाम सके, लेकिन इससे पहले ही मासूमा ज़मीन बोस हो चुकी थी। वजदान जल्दी से मासूमा के पास बैठा, जो सीधी नीचे गिरी थी। आए मेरी कमर, मासूमा ने गिरे हुए ही दर्द से कराते कहा। मासूमा मेरी जान, ज़्यादा दर्द है, उठो। वजदान ने मासूमा के पास बैठते कहा। नहीं उठा जा रहा मुझसे, हाय मेरी कमर, मासूमा ने नम आवाज़ में कहा। दर्द से आंखों में आंसू आ गए थे। अच्छा मैं लेकर चलता हूँ, रो नहीं मेरी जान। वजदान खुद परेशान हो गया था मासूमा की चोट का सोच के, और ऊपर से मासूमा रो रही थी। फौजदान ने नरमी से मासूमा को उठाया और अंदर की तरफ बढ़ा। सीढ़ियाँ चढ़ते कमरे में ले जाते, मासूमा को बेड पर लेटाते खुद वहीं पास बैठा। मासूमा मेरी जान, रो तो नहीं, अभी मैं बाम लगाता हूँ। वजदान ने परेशान होते मासूमा को रोने से रोका।
आपकी वजह से गिरी हूँ मैं। मासूमा ने नम आवाज में वजदान को देखते कहा तो वजदान देखता रह गया। मेरी वजह से कैसे? मैं तो तुमसे इतनी दूर खड़ा था। वजदान ने हैरत से कहा, हाँ तो जब मैं गिरने लगी थी तो मुझे पकड़ नहीं सकते थे, अब मुझे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। मासूमा ने वजदान से कहा तो वजदान देखता ही रह गया, लेकिन कह कुछ नहीं सकता था। और अब जब उसे चोट लगी थी और वो दर्द में थी। अच्छा मैं बाम लेकर आता हूँ, वो लगाता हूँ, वजदान कहता उठ खड़ा हुआ तो मासूमा ने हैरत से वजदान को देखा। आप कैसे लगाएंगे? मेरी कमर पे चोट लगी है तो आप कैसे लगाएंगे? मैं खुद लगा लूँगी, अब मुझे ला कर दे, मैं खुद लगा लूँगी। मासूमा ने वजदान की बात पे नम आवाज़ में हैरत और घबराते कहा। उसे वजदान से कोई उम्मीद नहीं थी। अच्छा तुम खुद कैसे लगा लोगी, मुझे बताओ, वजदान ने कहा तो मासूमा ने मुंह फुलाकर वजदान को देखा। आप यहाँ खड़े बातें कर रहे हैं और मेरा दर्द हो रहा है। मासूमा ने वजदान को एहसास दिलवाया तो वजदान जल्दी से बॉम्ब लेने चला गया और जल्दी से लेता मासूमा के पास बैठा। लाई मुझे दे और जाए यहाँ से। मासूमा ने वजदान से पकड़नी चाहिए तो वजदान ने घूर कर देखा। मासूमा मैं लगा दूंगा, तुमसे नहीं लगेगी, वजदान ने नरमी से कहा। उसे एहसास था मासूमा को उसे यूं लगाने से शर्म आएगी, इसलिए नहीं लगवा रही थी। मासूमा मैं लगा दूंगा, नहीं लगेगी तुमसे, और मुझे लगाने दो, इस तरह तो देर से लगाने पे तुम्हें दर्द होगा। वजदान ने प्यार से कहा, नहीं आप कैसे, मैं अंबर से लगा लूंगी जब वो आएगी। आप कैसे? मुझे नहीं, आप कैसे? मुझे नहीं लगवानी आपसे, मासूमा ने सुर्ख चेहरे के साथ कहा। अंबर न जाने कब आएगी और मैं तुम्हारा शोहर हूँ, मैं लगा सकता हूँ, और अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। चलो लेटो। वजदान ने कहते बिना मासूमा की बात सुने उसे उल्टा लिटाया। मासूमा ने मज़ाहमत करनी चाहिए, लेकिन वजदान ने मासूमा को उल्टा लिटाया तो मासूमा भी उस चेहरे के साथ घबराती शर्माई थी लेट गई। वजदान ने शर्ट ऊपर से काते बाम लगाना चाहिए तो मासूमा का दिल एकदम तेज धड़कने लगा। मासूमा कपकपा कर रह गई। कुछ देर बाद वजदान मासूमा के बाम लगाता, शर्ट ठीक करता, उसे ठीक सीधा करता लेटाया तो मासूमा उस चेहरे के साथ नजरें झुकाए लेटी थी। वजदान की तरफ देखते थे उसे बेहद शर्म आ रही थी। वजदान मासूमा के चेहरे पे शर्म हया के रंग और शर्म से झुकी पलकें देखता गहरा मुस्कुरा दिया। वजदान मासूमा के चेहरे पे झुका तो मासूमा का पहले से धड़कता दिल और धड़का। वजदान ने झुक के मासूमा की झुकी पलकों को होंठों से छूते गालों पे बोसा दिया तो मासूमा और सुर्ख हो गई। वजदान पीछे पीछे हो, मासूमा ने गुलाबी चेहरे के साथ वजदान के कंधे से थाम कर पीछे करना चाहा तो वजदान के लबों पे और गहरी मुस्कुराहट छा गई। क्या बनेगा तुम्हारा? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, वजदान ने मुस्कुराते दो मानी अंदाज में कहते मासूमा के नाक को छुआ। अभी कुछ रहता है, हर वक्त इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। मासूमा ने वजदान को सुर्ख चेहरे के साथ देखते मुंह बनाकर कहा तो वजदान का दिल किया कहका लगा दिया, लेकिन मासूमा के नाराज़ होने की डर की वजह से कहका जब्त करता बस हंस ही सका था। अब मैं अपनी बीवी के साथ ही तो ऐसी हरकतें करूंगा, और किसके साथ करूंगा? वजदान ने कहा तो मासूमा ने मुंह बनाकर वजदान को घूर कर देखा। अब पीछे हो ना, मासूमा ने गुलाबी होते वजदान से कहा तो वजदान मुस्कुराता मासूमा के होठों को ज़रा सा छूता पीछे हुआ। मासूमा तो वजदान की इस हरकत पे बौखला गई। वजदान ने मुस्कुराते मासूमा के चेहरे को देखा। अच्छा इंशाल्लाह अब दर्द कम हो जाएगा, वजदान ने मासूमा से कहा तो मासूमा सर हिला गई। वजदान अब मैं क्या करूंगी लेटकर? मासूमा ने अफसरदा सा कहा तो वजदान मुस्कुरा दिया। तुम मुझसे बातें करो, मैं हूं ना तुम्हारे पास बैठा। वजदान ने मासूमा का हाथ हमें मुस्कुरा के कहा तो मासूमा भी मुस्कुरा दी और वजदान यूं ही उससे बातें करने लगा जो उसे बहुत अच्छा लगता था। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं फिर आऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।